हाँ? इधर आओ। ये कहानी एक आदमी एंजो से शुरू होती है जो कि एक पेंटर है और अपनी खाली टाइम में बच्चों को कराटे भी सिखाता है। एक रात जब वो अपने काम से घर लौट रहा था तो बस स्टॉप पर खड़ा होकर उसने एक सिगरेट जलाई। तभी एक गाड़ी आई और उसने पानी उछालकर एंजो की सिगरेट बुझा दी। इस पर गुस्से में आकर एंजो ने सिगरेट फेंक दी और सड़क के किनारे होकर उसी सिगरेट को घूरने लगा। सिगरेट पानी से बहते हुए सीवर में गई और यह सीवर बैंक ऑफ रियो के ठीक सामने था। एंजो ने उस सीवर का पीछा किया और एक बड़े पुल तक पहुंच गया जहां से पानी बाहर निकल रहा था। फिर वो पुल के नीचे उस गटर के पाइप तक पहुंचा जहां पर उसने काफी जांच पड़ताल की और इसी दौरान उसके दिमाग में उस बैंक को लूटने का विचार आया। अब अगली सुबह वो अपने दोस्त सेबेस्टियन से मिला और उसे अपना प्लान बताया। सेबेस्टियन, जिसे पैसों की काफी जरूरत थी, उसने ये ज्वाइन कर लिया और इनके प्लान में शामिल हो गया। अब इस चोरी को अंजाम देने के लिए इनको महंगे सामान और इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, लेकिन इन लोगों के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। पैसों का बंदोबस्त करने के लिए एंजो ने डबाउजा नाम के अपने पुराने दोस्त से मदद मांगी, लेकिन उसके पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे। इसलिए डिबूजा ने एंजो को मारिया नाम के एक आदमी का पता दिया जो कि एक चोर था और छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा करता था। अब अगले दिन एंजो मारियो से मिलने गया और उसे अपना पूरा प्लान समझाया और उसने ये भी कहा कि अगर वो लोग इस चोरी में सक्सेसफुल हो गए तो कभी भी किसी को चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एंजो का प्लान सुनकर शुरुआत में मारियो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन बाद में मारियो ने एंजो के प्लान का हिस्सा बनने का डिसीजन तय किया। अब उस रात ये दोनों सीवर के पास पहुंचे और एंजो ने एक मेजरमेंट टेप को गटर के अंदर डाल दिया ताकि वो उस गटर की गहराई को नाप सके। कुछ देर मेजर करने के बाद एंजो ने मारियो से कहा कि अब वो लोग करोड़पति से बनने में सिर्फ 18 मीटर की दूरी पर हैं। हालांकि मारियो को ये चिंता थी कि अगर चोरी के दिन बारिश हो गई तो पाइप में पानी का लेवल बढ़ सकता है, जिससे उनका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। एंजो ने उसे समझाया कि वो चोरी तब करेंगे जब मौसम बिल्कुल साफ होगा और मारियो ने उसकी बात मान दी। फिर ये दोनों चोरी की योजना बनाने में जुट गए। इस दौरान उन्हें पता चला कि बैंक के अंदर मोशन सेंसर लगे हैं जो किसी की भी हलचल को ट्रैक करके उसका पता लगा सकते हैं। अगर रात के समय कोई बैंक में घुसने की कोशिश करता है तो वो अलार्म बज सकते हैं। लेकिन एंजो ने बताया कि ये सेंसर हमारी मूवमेंट को नहीं बल्कि हमारी बॉडी की गर्मी को ट्रैक करते हैं। फिर एंजो ने काफी मेहनत करके स्लीपिंग बैग की मदद से एक खास तरीके का सूट बनाया जो कि बॉडी की गर्मी को छुपा सके। अब अगले दिन एंजो बैंक में गया और वहाँ के हर डिपार्टमेंट की फोटो लेने लगा ताकि वो बैंक का एक लेआउट बनाकर उसे समझ सके और एक ब्लूप्रिंट बना सके। इसी दौरान बैंक के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे फोटो लेते वक्त उसे पकड़ लिया और उसे बैंक के बेसमेंट में ले आया। असल में ये एंजो का ही प्लान था ताकि वो उस बैंक का बेसमेंट तक पहुंच सके और उसे देख सके और बेसमेंट में लगे सारे मौजूदा लॉकर्स को भी वो देख सके। गार्ड ने जब उसका कैमरा चेक किया तो उसे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि एंजो ने पहले ही कैमरे में से एसडी कार्ड निकाल लिया था। अब गार्ड को कोई भी सबूत नहीं मिला तो उन्हें एंजो को अब छोड़ना पड़ा। इसके बाद एंजो अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें पूरा ब्लूप्रिंट दिखाया। अब एंजो ने बताया कि वो बेसमेंट से होकर बैंक के अंदर जाएंगे क्योंकि सभी लॉकर्स वहीं मौजूद हैं। फिर इस ब्लूप्रिंट की मदद से उन्होंने एक साइकिल का उपयोग करके बैंक और सीवर के बीच की दूरी नापी। अब इन्होंने एक साइकिल के टायर पर निशान लगाया और उसे सीवर से लेकर बैंक तक चलाया। इस दौरान साइकिल का टायर कितनी बार घूमा इसे काउंट करके इन लोगों ने बैंक तक की दूरी का पता लगाया। अब अगले दिन एंजो ने कुछ कैलकुलेशन की और उस एंगल का पता लगाया जिस पर खुदाई करने से वो लोग सीधा बैंक के अंदर पहुंच सकते हैं। अब इसी बीच एंजो ने मारियो को बताया कि बैंक के पास चुराए जाने वाले पैसों का इंश्योरेंस है, जिसका मतलब ये था कि चोरी के दौरान आम लोगों के पैसे को ये लोग कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। अब उस रात ये सभी लोग सीवर के नीचे गए और पाइपलाइन से सुरंग खोदने लगे। उन्होंने एल्बर्टो नाम के एक आदमी को भी अपने प्लान में शामिल किया जो कि चोरी के बाद उनकी मदद कर सके भागने में। हालांकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, इन लोगों को बैंक के सारे 400 लॉकर खोलने थे
और अगर एक लॉकर को खोलने में 1 मिनट लगता तो सभी लॉकर को खोलने में कुल 6 घंटे लग जाते। अब अगले दिन मारियो बैंक की दूसरी ब्रांच में गया और वहाँ एक लॉकर लिया। उसने उस लॉकर को खोलते समय उसके मैकेनिज्म को अच्छी तरह से देख लिया। अब इसके बाद मारियो और उसकी टीम ने एक वैन चुराई जिसका इस्तेमाल वो चोरी के बाद भागने में करेंगे। इसके बाद वो एल्बर्टो के घर पहुंचे और बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। अचानक पुलिस की एक टीम आई और उन लोगों से पूछताछ करने लगी क्योंकि वैन सड़क के बीचों बीच खड़ी कर दी थी इन लोगों ने। अब इससे पहले कि पुलिस को शक हो पाता, एल्बर्टो और उसकी पत्नी घर से बाहर आए और पुलिस को बताया कि ये लोग उनके मेहमान हैं और उनका इंतजार ही कर रहे थे। रात को फिर ये लोग सीवर में गए और सुरंग को खोदने लगे, लेकिन कुछ घंटे बाद उनकी ड्रिल मशीन ही टूट गई और काम रुक गया। इस पर मारियो गुस्से में आ गया और उसने कहा कि अब उसने पहले ही अपनी सारी बचत इस काम में लगा दी है और अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से घर वापस लौट जाता है। अब अगले दिन एंजो मारियो से मिलने उसके घर पहुंचा और उसे अपना नया प्लान बताया। एंजो ने कहा कि वो बैंक को रात के बजाय दिन के उजाले में लूटेंगे। उसका प्लान ये था कि वो लोग मेन गेट से बैंक में अंदर जाएंगे जिससे बैंक के स्टाफ और पुलिस को ये लगे कि ये बस एक नॉर्मल चोरी है। फिर जब पुलिस बाहर आकर इनका इंतजार करेगी, ये लोग सुरंग से होकर बैंक से बाहर निकल जाएंगे और जब तक पुलिस को सुरंग का पता चलेगा ये लोग उनसे काफी दूर पहुंच चुके होंगे। मारियो को एंजो का नया प्लान बहुत ही अच्छा लगा और उसने इसी पर अप्लाई करने को कहा। अब चोरी वाले दिन इन लोगों ने अपने हाथों पर ग्लू लगा लिया ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स कहीं पर ना जाएं। अब सेबेस्टियन सीवर में सुरंग खोदने के लिए गया जबकि बाकी के लोग भेस बदलकर बैंक के अंदर पहुंच गए। अंदर आकर उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और बैंक में सभी मौजूदा कस्टमर्स को हॉस्टेज बना लिया। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने ये सब कैमरे में देख लिया और फौरन पुलिस को सूचना दे दी। वही मारियो कैशियर के पास गया और उसे एक सूटकेस में पैसे भरने के लिए धमकाया। दूसरी ओर एल्बर्टो बैंक के पार्किंग लॉट में गया और वहां से गेट को अंदर से लॉक कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस बैंक के बाहर आ पहुंची और बैंक को चारों तरफ से घेर लिया गया। ये देखकर एंजो ने एक हॉस्टेज को गन पॉइंट पर ले लिया और उसे बैंक से बाहर ले जाकर पुलिस को धमकाने लगा। उसने चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी बैंक में अंदर घुसने की कोशिश की तो वो लोग अंदर मौजूद सभी हॉस्टेजेस को मार डालेंगे। वहीं मारियो ने एक हॉस्टेज को गन पॉइंट पर लेकर सिक्योरिटी गार्ड को बाहर आने के लिए कहा। पहले तो गार्ड ने मना किया लेकिन धमकी मिलने के बाद वो बाहर आ गया। मारियो ने उसकी बंदूक ले ली और उसका फोन भी छीन लिया ताकि वो पुलिस से कांटेक्ट कर सके। गार्ड को बाहर भेजने के बाद एंजो ने बैंक के सभी कैमरों को बंद कर दिया ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे। फिर वो बैंक के बेसमेंट में गया और वहां पर एक कैबिनेट को हटाकर सुरंग तक का रास्ता खोल दिया। सेबेस्टियन ने भी अपना काम पूरा किया और सुरंग से होता हुआ बैंक के अंदर आ पहुंचा। अब एंजो और सेबेस्टियन बैंक के पार्किंग लॉट में गए जहां से उन्होंने कार की डिग्गी में से एक मशीन निकाली और बैंक के लॉकर में आकर असेंबल कर दी। सेबेस्टियन जो कि सिविल इंजीनियर था, उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो कि सारे लॉकर्स को सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड में खोल दे। अब सभी लोगों ने अपनी घड़ी में एक टाइमर लगाया और उस मशीन से लॉकर खोलने लग गए। इसी दौरान मारियो को पता चला कि पुलिस ने बैंक की छत पर कुछ स्नाइपर्स तैनात कर दिए हैं। वो तुरंत पुलिस कैप्टन से बात करने के लिए उसे फोन करता है और उसे धमकाता है कि अगर पुलिस ने छत से अपनी टीम नहीं हटाई तो वो सभी हॉस्टेजेस को मार डालेंगे। कैप्टन ने मजबूरी में पुलिस की टीम हटा दी लेकिन फिर भी 2 स्नाइपर्स को बैंक के सामने वाली बिल्डिंग पर तैनात कर दिया। इसके बाद मारियो ने कैप्टन से कहा कि अब वो अपने वकील से बात करना चाहता है और कैप्टन ने भी उसकी बात मान ली। लेकिन जब कैप्टन ने वकील का नंबर मांगा तो मारियो ने एक हॉस्टेज का फोन नंबर दे दिया। जब कैप्टन ने उस नंबर पर कॉल किया तो मारियो ने अपनी आवाज बदलकर उससे बातें की ताकि उसके साथियों को कुछ और समय मिल जाए। अब इस दौरान एंजो और बाकी के लोग चोरी का सारा माल सुरंग से ट्रांसफर करने में लगे हुए थे और दूसरी तरफ मारियो हॉस्टेजेस और पुलिस को मैनेज कर रहा था। जब पुलिस ने दोबारा मारियो को कॉल लगाया तो उसे शक हुआ क्योंकि उसका फोन बंद आ रहा था। उसकी नजर सीवर पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि बैंक से बाहर जाने का एक और रास्ता भी है।
अब इसी बीच बैंक में मौजूदा सारे चोरों ने लूटा हुआ माल एक बोट में ट्रांसफर कर लिया था और इसके बाद एंजो ने सभी हथियारों को बैंक के वॉल्ट में छोड़ दिया और यहीं पर यह खुलासा होता है कि ये सारे हथियार नकली थे क्योंकि ये लोग किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। अब मारियो ने सभी हॉस्टेज को बैंक के पहले फ्लोर पर लॉक कर दिया और फिर एंजो के साथ वहां से निकल गया। जब हॉस्टेजेस को समझ आया कि चोर जब बैंक से जा चुके हैं, इसके बाद सभी हॉस्टेज ने अपने फोन उठाए और अपने परिवार वालों को कॉल किया जो कि बाहर खड़े हुए थे। पुलिस कैप्टन ने एक टीम को बैंक के मेन गेट से भेजा और दूसरी टीम को सीवर के रास्ते से भेजने का आदेश दिया। अब इसी बीच मारियो और एंजो ने सुरंग से निकलकर अपने बाकी साथियों के पास जाने का फैसला किया। अब कहानी यहाँ पर फ्लैशबैक में जाती है जब एंजो और उसके साथी इस चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल यहाँ पर एंजो को पहले से ही पता था कि पुलिस इनके भागने के रास्ते का पता लगा लेगी, इसलिए पहले ही एंजो ने सीवर के अंदर एक डैम बना लिया था जिससे कि उसने पानी का बहाव बदल दिया और अपने लिए भागने का एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था। अब इसके बाद पुलिस अंदर आ गई और उन लोगों ने उस रास्ते को देख लिया जहां से एंजो और उसकी टीम भागी थी। अब ये लोग उसकी टीम का पीछा नहीं कर सकते थे क्योंकि एंजो ने वहां पर एक ग्रेनेड इंस्टॉल कर दिया था, लेकिन जल्द ही कैप्टन को ये समझ आ गया कि ये ग्रेनेड भी नकली है बाकी हथियारों की तरह और इसके बाद वो अपनी टीम को एंजो की टीम के पीछे भेजता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंजो और उसकी टीम एक मोटर बोट में पहुंचकर अपने एग्जिट पॉइंट तक पहुंच गए थे जहां पर एंजो और उसकी पूरी टीम वैन के अंदर बैठ गई और सेबेस्टियन ने सारा माल वैन के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद सेबेस्टियन भी वैन के अंदर आकर बैठ गया। और कुछ इस तरह से एंजो और उसकी टीम ने पुलिस और बैंक वालों को बहुत ही अच्छी तरीके से पागल बनाया और देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने से $30 मिलियन लेकर निकल गए। अब इसके बाद ये लोग चोरी का माल लेकर एल्बर्टो के घर पहुंच गए जहां पर इन लोगों ने उस चोरी के माल को इक्वली डिवाइड कर लिया और अपने अपने रास्तों पर निकल गए। अब ये सब लोग अपनी जिंदगी बड़ी आराम से बिता रहे थे, लेकिन एंजो की वाइफ को पता चला कि एंजो का अफेयर किसी और के साथ है, इसलिए वो पुलिस में गई और सबके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी और फिर पुलिस ने एंजो और उसकी बाकी टीम मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया क्योंकि अब उनके पास सबूत भी थे। अब हम लोग 7 महीने के बाद का समय देखते हैं जहां पर एंजो जेल से बाहर आता है और अपने सामने मारियो को एक आलीशान कार के साथ देखता है। यहाँ पर यह खुलासा हुआ कि एंजो को ये पहले से ही पता था कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग सब अरेस्ट हो जाएं, तो इसलिए एंजो ने पहले ही चोरी का बड़ा हिस्सा कहीं और छुपा दिया था और चोरी के दौरान इन लोगों ने नकली हथियारों का इस्तेमाल किया था और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया था, तो इसीलिए इन लोगों को सिर्फ 7 महीने की सजा ही हुई थी। और दूसरी तरफ पुलिस भी ये प्रूफ नहीं कर पाई थी कि इन लोगों ने 300 मिलियन चुराए थे। अब 7 महीने की सजा काटने के बाद एंजो और उसकी पूरी टीम अपनी आलीशान लाइफ में काफी खुश होती है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।